देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी महाभारत की, जिसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन में रूस के हवाई हमले रिहायशी इलाकों में भी होने लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इन हमलों में भारी नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रूस के हवाई हमले अभी भी यूक्रेन में हो रहे हैं और अब रिहायशी इलाकों में भी बारूद बरस रहे हैं। यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार हवाई हमले जारी हैं। रूस के यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी अब हमले हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जो ईडी की कस्टडी में है, उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईडी की रिमांड अवधि आज पूरी होनी है और इस बीच नवाब मलिक को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी जांच पड़ताल कर रही है और इसी कड़ी में नवाब मलिक को ईडी ने रिमांड पर लिया था। दाऊद के दोस्त नवाब मलिक की ईडी की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है और ऐसे में नवाब मलिक को ईडी की टीम मेडिकल जांच के लिए ले गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच पड़ताल हो रही है। दाऊद के दोस्त नवाब मलिक पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी ने नवाब मलिक को रिमांड पर लिया है, जिसकी अवधि आज पूरी हो रही है और ऐसे में नवाब मलिक को मेडिकल जांच के लिए ईडी की टीम लेकर गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम आतंकी, जो भारत का गुनहगार है, निर्दोषों की जान लेने वाले इस आतंकी से आर्थिक लेन देन, वित्तीय संबंध रहे हैं नवाब मलिक के, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इन आरोपों की जांच के बीच ईडी ने नवाब मलिक को रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है और ऐसे में नवाब मलिक को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर। ईडी की टीम दाऊद के दोस्त नवाब मलिक को मेडिकल जांच के लिए ले गई है। हमारे सहयोगी राजेश शिंदे और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ईडी दाऊद के साथ नवाब मलिक के संबंधों को लेकर जांच कर रही है। उससे पूछताछ के लिए ईडी ने रिमांड पर भी लिया था। आज उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपक, अभी कुछ ही क्षणों पहले नवाब मलिक, जो कि आतंकी दाऊद इब्राहिम के साथ जो कनेक्शन है, फिर वो टेरर फंडिंग के कनेक्शन हो, मनी लॉन्ड्रिंग के कनेक्शन हो, हवाला के कनेक्शन, ऐसे तमाम चार्जेस के बारे में जो है ईडी ने उनकी कस्टडी ली थी। और नवाब मलिक की कस्टडी जो है आज जो कस्टडी की अवधि है वो खत्म हो रही है और उसी सिलसिले में उसी की जो एक कार्यवाही होती है, तो उसी के तहत जो है अब नवाब मलिक को जेजे अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए, जांच के लिए लेके जाया जा रहा है। वहां पर मेडिकल जांच होने के बाद नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में जो है फिर से दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। नवाब मलिक की ओर से
आज कौन पेश होते हैं अधिवक्ता, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले समय जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अमित देसाई वो पेश हुए थे, लेकिन वो भी नवाब मलिक को बचा नहीं पाए थे। नवाब मलिक को 8 दिन की कस्टडी को है सामना करना पड़ा था। इस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से नवाब मलिक ने एक चाल चली थी और अपने हालत बिगड़ी हुई है ऐसा बहाना बता के जो है ईडी की जांच को जो है टालने की कोशिश की थी, लेकिन वो चाल भी कामयाब हो नहीं पाई थी। अब देखना होगा कि आज जो है न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह से जो है चाल या फिर किस तरह से दलीलें पेश होती है और नवाब मलिक की कस्टडी बढ़ती है या फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, यह आज स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नवाब मलिक की जो सांसें हैं वो तेज हो गई रहेंगी और वो काफी नवाब मलिक चिंता में होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इस बीच मैं आपको बता दूं कि 2 बड़ी अपडेट्स भी हमने देखी है ईडी की कस्टडी के दौरान। उसका जो भाई है उसे भी तलब किया गया था और साथ ही उसका जो बेटा है फराज मलिक उसे भी समन भेजा गया था। यानी कि ईडी का जो शिकंजा है वो दिन ब दिन नवाब मलिक के पर जो है कसता जा रहा है। अब आज देखना होगा कि ये जो शिकंजा है ये कस्टडी बढ़ती है या फिर न्यायिक हिरासत में मिलती है। जी, तो नजर बनाए रखे राजेश। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो ईडी नवाब मलिक को लेकर मेडिकल जांच के लिए पहुंची है और मेडिकल जांच के बाद उसे एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि ईडी आगे रिमांड बढ़ाने को लेकर कोर्ट की शरण में जाती है या फिर नवाब मलिक से पूछताछ पूरी हो चुकी है। और अब बात महासंग्राम की। जी हां, उत्तर प्रदेश में सत्ता का महासंग्राम चल रहा है और इससे जुड़ी ताजा जानकारी आपको दे दे। 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान 10 जिलों के 57 सीटों पर चल रहा है। छठे चरण का ये मतदान और शांतिपूर्ण तरीके से सभी विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बलिया विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनाते हैं आपको। हम इस समय बलिया विधानसभा के बूथ दोकटी में हैं और हमारे साथ इस समय यहाँ के माननीय सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी। हम जानेंगे यहाँ पे इस समय क्या माहौल है और उन्होंने अभी अपना वोट भी दिया है। माहौल के बारे में जानेंगे, क्या किस तरीके का समर्थन इस समय भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सर नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महाराज जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बैरिया विधानसभा भारी बहुमत से जैसा मतदान उत्साह से लोग बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि समाज वर्ग के हर वर्ग का मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है और गरीब वर्ग का मतदान करने का अद्भुत उत्साह है। जैसे यहाँ पे 7 विधानसभाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो 7 विधानसभाओं में जो इस समय माहौल है वो भी अलग अलग है और पक्ष भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है 7 विधानसभाओं में इस समय क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भारी संख्या में विधानसभाओं में विजय प्राप्त करी। केवल बलिया की ही 7 विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में बीजेपी ही लड़ेगी और जीतने के भी बहुत बड़ी संख्या की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण का रण चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं हमारे साथ
ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवरिया से सीधे जुड़ रहे हैं सौरभ तिवारी। सबसे पहले अवधेश जी के पास चलेंगे। अवधेश जी, किस तरह से देख रहे हैं छठे चरण का ये रण है? और सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने सुबह सुबह सुना, आपने मतदान केंद्र पर वो पहले मतदाता भी थे, उन्होंने कहा कि इस छठे चरण में विरोधियों के गेंद को सीमा पार पहुंचाएगी बीजेपी, छक्के पर छक्का लगाएगी। किस तरह से देख रहे हैं? जी दीपक जी, बिल्कुल सही कही आपने। और बाबा जी ने जो योगी बाबा जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही कहा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो आज छठे चरण का चुनाव है, मैं सही मतदाताओं में अपील करता हूं कि घर से निकलें, वोट डालें, स्वयं भी डालें और अपने पड़ोसियों को भी ले जाएं, ताकि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश को एक अच्छा राज्य, सुरक्षा के प्रति जो प्रतिबद्ध सरकार है उसको लाने में सहायक हो। और बात सही कही योगी बाबा ने कि जो सरहद पार भेजने वाली बात है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे 10 मार्च पास आ रहा है उसी तरह से अगर देखा जाए तो विरोधियों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। 5वें चरण के मतदान में आपने देखा क्या हुआ था, लोगों में उत्साह था, ठीक है, जो प्रतिशत था वोट बैंक वो भी बढ़ा था पहले से। और आज जो चुनाव हो रहा है छठे चरण का, उसमें तो ये साफ हो चुका है कि जगह जगह कमल खिल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि एक सुरक्षा उनको मिले, उनके आने वाले भविष्य उससे सुधार हो सके उसमें। अभी मैं किसी गांव में गया था, वहां के लोग ये कह रहे थे कि मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को श्रमिक कार्ड मिला है, 500 रुपए मिल रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं हमारे बारे में। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर मुझे घर मिला है। पहले मैं छप्पड़ था मेरे पास, घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद, योगी सरकार आने के बाद आज मेरे पास घर भी है, मेरे बच्चों को और मुझे श्रमिक कार्ड के तहत पैसे भी मिल रहे हैं, और जो अन्य मिल रहा है वो भी मिल रहा है साथ साथ। लेकिन इतने अवधेश जी, विपक्ष का तो कहना है कि रोजगार की बात कही गई थी वो नदारद है, शिक्षा में सुधार की बात कही गई थी वो नदारद है, महंगाई के मोर्चे पर सरकार विफल है, तो क्या इन मुद्दों का मतदाता पर प्रभाव नहीं रहेगा? महंगाई, रोजगार, इसकी बात करें तो देखिए, रोजगार की यदि बात करें तो रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश में मिला है राज्य में, और भी आगे आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि जितनी योजनाएं चल रही हैं दीपक जी, जैसे मान लो एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जब वो बन जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो रोजगार मिलेगा किसको मिलेगा? भाई उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको ही तो मिलेगा वहां पर जाकर। लेकिन जो अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने भी तो अपने संकल्प पत्र में 2012 में ये कहा था कि रोजगार देंगे जी, ठीक है, पेंशन देंगे जी, क्या दिया इन्होंने? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कौन झूठ बोल रहा है, कौन हमारे विकास की राजनीति कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहा है, कौन परिवारवाद से हटकर अपनी राजनीति कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो परिवारवाद को ही अपनी राजनीति मानते हैं, परिवारवाद को बढ़ाना ही अपनी राजनीति मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी परिवारवाद पर जोर नहीं दिया, केवल जो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता है वो उसका परिवार है। कल आपने देखा होगा एक टीवी चैनल पर माननीय योगी जी अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी बहन जी आप देखते, उनका एक फोटो दिखाया था, हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे वो तस्वीर देखकर। वो उनकी बहन जी जो है एक मतलब जगह रहती है जहां पर बिल्कुल अजीब सी जगह है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे देश में जिन्होंने अपना घर भर लिया, अपने चचा भतीजे सब लगा दिए, आगे पीछे कर दिए, सबके घरों में सोने के सिंहासन है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय सरकार है वो उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति समर्पित है, सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर वो सरकार चल रही है। उसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा उत्तर प्रदेश में 2022 में लाएगी। चलिए देखेंगे हम, और बातचीत थोड़ी अगर आगे भी आपसे करते रहेंगे। जोगिंदर सिंह जी के पास चलते हैं। जोगिंदर जी, काम किया है सरकार ने, ये बीजेपी वालों का दावा है और उस काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन चुनावी मंच से मुद्दे कभी हिजाब के हो जाते हैं तो कभी यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें वापस लाने का भी मुद्दा मंच से उठाया जाता है। तो क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी इस राज्य के चुनाव को प्रभावित करेंगे? मतदाताओं के मन में वो मुद्दे भी होंगे जब वो मतदान के लिए पहुंच रहे होंगे? मतदाता अपना मत का प्रयोग करना जाता है तो उसके विचार में बहुत सारी चीजें आती है। निश्चित रूप से रोजगार भी एक मुद्दा होगा, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है। तो देश की सुरक्षा का मुद्दा भी
नागरिकों के मन में आएगा, मतदाताओं के मन में आएगा, और मतदाता उसके आधार पर भी अपने मत का प्रयोग करेगा। मतदाता ये चाहता है कि अगर हम भारत के बाहर हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं या अन्य कारणों से जाते हैं, तो वहां हमारी क्या वैल्यू है, क्या हमारी सुरक्षा है। तो ये जो मुद्दा केंद्र की सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, निश्चित रूप से इसका परिणाम मतदाता के मन में अवश्य आएगा। तो ये जो सुरक्षा का मुद्दा जो आपके द्वारा बताया गया प्रश्न था, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी सरकार के साथ जाएगा। ये 10 तारीख को आने वाले समय में। जी, एक बार फिर अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, कई जगहों पर हमारे सहयोगी जो जमा हैं वो बता रहे हैं कि महिला मतदाताओं में खासा उत्साह है। आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके साथ ही ये भी जरूर हमारे साथ जानकारी साझा करें कि महिला मतदाताओं को लेकर किस तरह से पार्टी चल रही है और क्या पार्टी उम्मीद कर रही है कि महिला मतदाताओं का साथ मिलेगा। देखिए दीपक जी, जैसे अभी भदौरिया जी ने कहा कि ये जो सुरक्षा वाली बात कही, तो मैं बताऊं आपके, भारतीय जनता पार्टी चाहे राज्य में हो या देश में हो, पूरी तरह से देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश की जनता के लिए, जो 130 करोड़ की जनता है, उसके लिए सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं यूक्रेन में। यूक्रेन से जो हमारे बच्चे लाए जा रहे हैं, यहाँ के जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह से लाया जा रहा है। गंगा ऑपरेशन को सफल बनाया जा रहा है पूरी तरह से। उसी तरह से आपने देखा होगा, अफगानिस्तान से हमारे देश के जो लोग फंसे हुए थे उनको लाया गया, सीरिया से लोगों को लाया गया, अभिनंदन को लाया गया हमारे देश में। ये केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हमारे देश की जो है जनता, 130 करोड़ की जनता के लिए किस प्रकार से सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रही बात अब उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात कर लीजिए आप। देखिए, एक समय वो था कि 6 बजे के बाद कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हमारी बहन बेटियां निकलने से घबराती थी। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अवधेश जी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो कुछ क्षेत्र में महिला बहन बेटियां जाने से घबराती थी। आज की तारीख में यदि 11 बजे भी हमारी बहन बेटियां बाहर निकल रही हैं, तो कोई उन्हें डर नहीं है किसी चीज का। व्यापारी की बात कर लीजिए, कुछ जगह पर सर्राफे बाजार में 6 बजे दुकान बंद होती थी। उन्हें यह डर रहता था कि जो हम माल लेके जा रहे हैं कहीं को छीन ना ले रास्ते में से। आज वही सर्राफे बाजार में दुकानें 10-10 बजे तक खुलती हैं और बेफिक्र होकर घर जाते हैं, बेफिक्र होकर सोते हैं। और मैं बताऊं आपको, गांव की बात कर लीजिए, जो किसान थे हमारे छोटे किसान, बेचारे अपने पशुओं जानवरों को रखाने के लिए बाहर सोते थे। जी, आज जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से वो किसान लोग, जो मजदूर लोग हैं वहां के गांव के, वो आराम से बेफिक्र होकर सोते हैं। उनको किसी तरह का डर नहीं है कि हमारे जानवर कोई चुरा कर ले जाएगा। पहले तो कनपट्टी पे तमंचा रखा लेगा उठाकर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती नहीं है क्या? खूब जानती है, और उसी को सोचकर उत्तर प्रदेश की जनता वोट कर रही है कि उनको एक जो है ऐसी सरकार चाहिए जो उनको सुरक्षा सुविधा दे सके, उनको और उनके आने वाले कल को सुरक्षित कर सके। और वो केवल एक ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो उनको ये सुविधा दे सकती है। चलिए, मतदाताओं के बीच हमारे सहयोगी लगातार घूमते रहे हैं। पूरे हर चरण में अलग अलग मतदाताओं का मूड भी देखने को मिला है। सौरभ तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर मैदान पर मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। देवरिया में क्या कुछ चल रहा है, ये अपडेट और जानेंगे। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, ये भांपा है सौरभ तिवारी ने, तो क्या पता चला है? जी सौरभ। जिले के बरहल विधानसभा में हूँ और जो मतदान है वो सुबह से जारी है और अब तक बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 21 मतदान है और देवरिया के बगल में कुशीनगर है और जो सबकी निगाहें टिकी हुई है दीपक, इसमें वहाँ के जो उम्मीदवार हैं पंच मौर्य, उन्होंने अब मान लिया है कि जो उनकी राहें हैं वो आसान नहीं है। फाजिलनगर में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पूरी घेराबंदी कर दी है। लेकिन इसमें मैं देवरिया में हूँ और देवरिया के मुद्दों को समझूंगा मैं। ऐसा लोग भी हैं, ये बताइए कि अगर चुनाव आप लोगों ने मतदान किया है, आप लोग युवा हैं और युवा क्या सोच रहा है आजकल इस बार? आप बताइए, आप क्या करेंगे साहब? बहुत कुछ है। सरकार जिसकी गति की जिसकी सरकार बनती है।
यानी लगता है कि योगी जी दोबारा आ रहे हैं? दोबारा आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी जी दोबारा आएंगे? लोग हम जहाँ जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जैसे कि विकास जैसे कि लोगों को घर दिए हैं, राशन दिए हैं, बिजली दिए हैं, सारा सुरक्षा दिए हैं, इसी से लोग कह रहे हैं कि योगी जी दोबारा आ रहे हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये आपको कहेंगे समाजवादी पार्टी की सत्ता आ रही है, लेकिन अगर देवरिया जिले की बात किया जाए तो 7 सीटें हैं, पिछली बार 6 सीटें भाजपा जीती थी और भाजपा करेगी 7 सीटें हम जीत रहे हैं। भाजपा तो कभी भी कहेगी 7 सीटें, क्योंकि कभी भी सत्ता पक्ष का विरोध होता है और यदि कुछ अच्छा काम सत्ता पर, इसी तरह हम लोग भी जब 2012 में हमारी सरकार थी, विकास का पूरे प्रदेश में पुलिंदा बांध दिया था। स्टेडियम, अस्पताल, एक्सप्रेसवे, 108 एम्बुलेंस, 10-90 महिला सुरक्षा 112। तो क्यों सरकार चली गई आपकी? जो आपने सारे काम किए, सरकार क्यों चली गई? सरकार जनता का जब परिवर्तन का मूड रहता है तो परिवर्तन कर देता है। इस समय भी परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप पश्चिमी यूपी से कवरेज करते हुए चले आ रहे हैं। विधानसभा एक से इस समय विधानसभा 342 में पहुंचे हैं, तो आपको इस बात का भी तो अंदाजा होगा कि जो 5 चरणों में चुनाव हुआ है, जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इस बार हमको सरकार बदलनी है, परिवर्तन करना है और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव। तो युवा तो योगी जी भी है, मतलब अभी युवा तो योगी जी भी है। युवा 2 तरह है। अरे मान लीजिए युवा, अच्छा चलिए आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव, और हम डीएलएड स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने 75 जिलों में एक साथ धरना दिया, लेकिन योगी सरकार एक बार भी नहीं सुनी है कि हम लोग के लिए भर्ती निकाले। अपने वादे पे खरा भी नहीं उतरी है। 17,000 भर्ती बोली कि हम देंगे, लेकिन उसको भी आचार संहिता में फंसा दिया गया। 52,000 बोला कि हम भर्ती देंगे, लेकिन उसको भी आचार संहिता में फंसा दिया गया। इसको देखते हुए 18 लाख डीएलएड, डीटी, बीएड, टीटीसी स्टूडेंट हैं, तो सभी इस बार अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार बदलाव होगा। देखिए दीपक, 2 चीजें मैंने, अगर पश्चिम की बात की जाए पूर्व तक, 2 चीजें जो लोग हैं, एक जो राशन के, जो हमारे देश बात करें, जो राशन है और जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक मुद्दा ये है। और दूसरा जो अखिलेश यादव ने जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी पेंशन की बात कही है। 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कहा जा रहा है कि दोनों मुद्दे। बिल्कुल, तो इन दोनों चुनावी घोषणा का कितना प्रभाव मतदाता पर पड़ेगा, ये हम मेहमानों से भी समझने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत जारी रखेंगे।